Good afternoon. So today we have to discuss about the amendability of fundamental rights. As you know, this is very controversial topic. So first of all, we should understand the basics of the amendability. आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज यदि करना है तो वी नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन and the amendment is made by whom? So amendment can be made by parliament, but the question arises, can parliament amend any part of the constitution? So constitution में change कैसे होगा? Change in constitution, how? So this change we call amendment, amending. Now who will amend the constitution? So this change will be brought by parliament. पार्लियामेंट चेंज कर सकता है. कैसे चेंज कर सकता है? टू मेक चेंजेस देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368. ये भी सच है कि आर्टिकल 368 के प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हुए भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट चेंज हो सकते हैं. सिंपल प्रोसेस, ये भी सही है. कुछ पार्ट को यदि आपको नया स्टेट क्रिएट करना है, उसकी स्टेट की बाउंड्री बदलनी है, तो आप बिना आर्टिकल 368 के प्रोसेस को फॉलो किए चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं. अमेंडमेंट का मतलब चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. या तो हम कोई नई बात कॉन्स्टिट्यूशन में डालें या कोई बात उसमें से बाहर निकाल लें. सो ये अमेंडमेंट है और ये पार्लियामेंट करता है. जनरली इसको फॉलो पार्लियामेंट अमेंड करेगा, उसके लिए देयर इज अ प्रोसेस थ्रू आर्टिकल, देयर इज आर्टिकल 368. इसके थ्रू इसको चेंज को लाया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है. नाउ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कैन फंडामेंटल राइट बी अमेंडेड? सिंपली मैं छोटा था तो मुझे जब इस बात की समझ हुई, मेरे सीनियर्स बात करते फंडामेंटल राइट्स की और वो कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन यू दैट राइट, यू शुड अवेल इट. आपको उस राइट्स का यूज़ करना चाहिए. तो मुझे लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसी चीज़ हमें दे दी है जिसको कोई छीन नहीं सकता हमसे. और प्रैक्टिकली ये बात होती भी थी कि आप फंडामेंटल राइट्स वो चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता. लेकिन जब मैं पढ़ने लगा, सिविल्स की तैयारी करने लगा, तो मुझे ये पता चला कि अच्छा, ये फंडामेंटल राइट भी चेंज हो सकता है, इसको अमेंड किया जा सकता है. तो क्या वाकई में फंडामेंटल राइट पूरी तरह से अमेंड हो सकता है? क्या चेंज किया जा सकता है उसमें? ये कंट्रोवर्सी, एक डिस्कशन है जो हमें इस टॉपिक आज इस लेक्चर में कवर करना है. तो फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट से रिलेटेड एक पार्ट और भी है कि क्या पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है? एनी अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैन मेक. सो कैन पार्लियामेंट मेक अमेंडमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? और ये जो डिबेट है, इट रन्स थ्रू वेरियस discussions starting from Supreme Court's view, then there is the amendment brought by Parliament. So we will be discussing all these aspects along with ये बात करते हुए हम लोग बात करेंगे along with UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा इससे. In 2019 they have asked this question. UPSC ने 2019 में क्वेश्चन भी पूछा है इससे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे आज इस पर, इस टॉपिक पर. तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट. इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे क्या पार्लियामेंट किसी भी पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट का अमेंडमेंट कर सकता है. कैन पार्लियामेंट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? और ये सब कुछ इनहेरेंट है हमारे डिस्कशन में, जिसमें कोर्ट का जजमेंट है, पार्लियामेंट के द्वारा किए गए अमेंडमेंट्स हैं, उसके बहुत ही बारीक सी बातें हम इसमें समझेंगे, माइन्यूट डिटेल्स को हम समझेंगे. और इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली कर पाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं.
हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन इस अमेंडेबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने एज अर्ली एज 1952 एक जजमेंट दिया, शंकरी प्रसाद केस इसको कहते हैं, और उसके बाद इसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रिपीट किया, एक ही बात दूसरे जजमेंट में कही। तो हमारे पास दो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, एक है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1952, और दूसरा केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये दो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक 1952 में दिया गया, दूसरा 1965 में दिया गया। इन दोनों जजमेंट का कोर एक ही था, एक ही बात उसमें थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनअमेंडेबल। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 1965 तक ये माना, 52 में भी जजमेंट है और 65 में भी है, तो 1965 तक सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। डेफिनेटली पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट थ्रू प्रोसेस मेंशन्ड इन आर्टिकल 368। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 मेंशन्ड है, ये पार्ट मेंशन्ड है, लिखा हुआ है, और उसमें प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट बताया गया है, तो इसका मतलब है भाई ये प्रोसेस किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के प्रोसेस को फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को अमेंड कर सकता है। तो ये यहां पर व्यू था ये कि पार्लियामेंट, इसमें यहां पर व्यू ऐसा दिख रहा है, पार्लियामेंट इज सॉवरेन। ये व्यू इमर्ज करके आया कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, उसके पास सारी शक्तियां हैं, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में फंडामेंटल राइट को भी चेंज करने की शक्तियां पार्लियामेंट के पास में है। ये बात कोर्ट ने पहले के जजमेंट्स में मानी। लेकिन फिर एक केस आया, ये केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 67 में केस आया, इसने सुप्रीम कोर्ट के लंबे समय के जो व्यूज थे उसको पलट दिया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दोनों में कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकता है, लेकिन उसे आर्टिकल 368 के प्रोसेस को फॉलो करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस व्यू को बदल दिया, चेंज द व्यू। ये व्यू कैसे आया? तो ये व्यू आया बेसिकली गोलकनाथ में फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आइडिया से ये व्यू डेवलप हुआ। तो कोर्ट ने इसमें कहा, इस जजमेंट में, कि फंडामेंटल राइट एम्बॉडीड इन पार्ट 3, फंडामेंटल राइट कहाँ मेंशन है? पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया, हैज बीन गिवन ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, सबसे हट के उसका स्थान है ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। नो अथॉरिटी कैन अमेंड, नो अथॉरिटी इंक्लूडिंग पार्लियामेंट कैन अमेंड, मतलब कोई भी उसको अमेंड नहीं कर सकता, कोई भी उसमें चेंज नहीं ला सकता। और सरप्राइजिंगली इसमें 11 जज बैठे थे, 11 जजेस, और 6:5 के मेजॉरिटी से, हालांकि देखने में थिन मेजॉरिटी है लेकिन मेजॉरिटी तो है, 6 जजेस ने फेवर किया इस व्यू को और 5 जजेस इस व्यू के अगेंस्ट थे, लेकिन जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसको माना जाता है। अब ये सिनारियो अगर आप देखें कि आखिर ऐसा कोर्ट का व्यू क्यों आया, तो हम पढ़ते हैं इंडिया के पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को। 1967 को एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है। इट इज कॉल्ड वाटरशेड इन दी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री।
कहते हैं कि 1967 के इलेक्शन में पहली बार पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हुआ. दैट वाज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. द criminals started joining politics, criminals started supporting political parties, and criminals were used to rig the election. Rigging of election, wholesale rigging of election was done, booth capturing, threatening to voters, all done. और सभी बियॉन्ड और पॉलिटिकल सर्कल में सब इंदिरा गांधी को ब्लेम करते थे कि दैट शी चेंज द सिनेरियो. And we have reports on criminalization of politics. We have NN Vohra committee reports that says that their start of criminalization of politics is 1967. So watershed in the history. उसके बाद इंदिरा गांधी के 66 में फिर दोबारा पावर में आते ही पूरा सिनारियो बदल गया पॉलिटिक्स का, ये ऐसा कहा जाता है. और उस वक्त जजेस के बहुत, जस्टिस हिदायतुल्लाह का आप कमेंट पढ़ेंगे तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा है, एन मुल्ला ने कमेंट्री की है, कई जजेस ने कहा है कि हम राइट्स को मेजॉरिटी के हाथों में सेफली नहीं छोड़ सकते. मतलब मेजॉरिटी जो चुन कर आती है, चुनाव जीत कर जो संसद में आती है, हम उसके भरोसे हम किसी की राइट्स को छोड़ नहीं सकते. यहाँ तक कि एन मुल्ला जैसे जज ने कहा कि पुलिस इज द गैंग ऑफ यूनिफॉर्म्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स. तो पुलिस क्या है, तो एक यूनिफॉर्म्ड क्रिमिनल्स का गैंग है. और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस बहुत बढ़ने लग गए थे. इस कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट से थोड़ा फेथ कम हो गया था. जुडिशरी को ह्यूमन राइट्स प्रिजर्व करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स प्रिजर्व करने के लिए प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत थी. और प्रोबेबली ये सिनेरियो वो था जिसमें ये जजमेंट आया. तो मैंने बैकग्राउंड इंटररिलेट किया. जरूरी नहीं है कि यही एग्जैक्ट कॉज हो, लेकिन आप अगर रिपोर्ट्स को, आर्टिकल्स को, समय के पेपर्स को पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बुक्स पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जुडिशरी वाज ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन सम केसेस. तो उन्होंने क्या कहा कि पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है वो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है उसका, एंड कोई भी इसको अमेंड नहीं कर सकता. ठीक है. और साथ साथ इस अमेंडमेंट का, सॉरी, इस जजमेंट में एक बात इनहेरेंट थी कि अमेंडिंग फंडामेंटल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय आर्टिकल 368 शैल आल्सो बी नल एंड वॉइड. अगर 368 आर्टिकल को, 368 आर्टिकल में एक प्रोसेस है अमेंडमेंट का, उस प्रोसेस को फॉलो करके भी यदि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जाता है तो नल एंड वॉइड. नल एंड वॉइड मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल, अनएक्सेप्टेबल एटसेट्रा, कोर्ट ने कह दिया. अब एक्चुअली ये बात कोर्ट ने किस बेसिस पर कही, आधार क्या था, व्हाट वाज द बेसिस ऑन व्हिच कोर्ट सजेस्टेड दैट आर्टिकल 368 इज नॉट सफिशिएंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट. तो जो कोर्ट का जो आर्गुमेंट है, ये जो कोर्ट ने गोलकनाथ केस में जो आर्गुमेंट दिया, दैट वाज बेस्ड ऑन इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल 13(2). So it was interpretation of article 13 ब्रैकेट में 2 पैरा 2. आर्टिकल 13(2) फंडामेंटल राइट पार्ट 3 जिसको हम कहते हैं, फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है पार्ट 3, उसी में एक आर्टिकल है, बहुत ही प्रोमिनेंट आर्टिकल है, उसको हम आर्टिकल 13 कहते हैं. तो अब ये आर्टिकल 13 कह क्या रहा है आखिर, इसको बहुत अगर ध्यान से आप समझ लें, इस आर्टिकल को आप समझ लें तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये आर्टिकल 13(2) है. ये गलत लिखा गया है, ये 13(2) है. द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, आर्टिकल 13(2) को पढ़ते हैं. द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the right conferred by
दिस पार्ट मतलब थर्ड पार्ट, पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट वाला पार्ट। एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज shall to the extent of the contravention be void। means what? State shall not make any law। state मतलब पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऑल स्टेट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड। तो स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो पार्ट 3 में दिए गए राइट को एब्रिज करे, उसको वायलेट करे या उसको निकाल दे, डिस्टर्ब करे। एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज, और इस क्लॉज के कंट्रावेंशन में भी उसके अगेंस्ट भी कोई लॉ अगर बनाया जाता है तो जो लॉ का वो क्लॉज जो इस प्रोविजन के अगेंस्ट है वो भी वॉइड होगा, वो भी जीरो होगा, वो भी नल होगा, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब कह रहा है कि स्टेट के नॉट मेक लॉ बना करके आप फंडामेंटल राइट्स को वापस नहीं ले सकते। यहां पर जो लॉ वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉ वर्ड है इसका इंटरप्रिटेशन किया गया कि इस आर्टिकल में जो वर्ड लॉ है, आर्टिकल जो वर्ड लॉ की बात कर रहा है, लॉ अगर आप जूरिस्प्रूडेंस की किताब पढ़ें, जुडिशियल सिस्टम की बुक पढ़ें, तो उसमें लॉ एक वर्ड है, लेक्सिका, लेक्स एटसेट्रा। तो उसमें कोई भी लॉ आता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस भी एक लॉ है। जब हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट वाला लॉ, रूल ऑफ लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है। तो लॉ को हम एक ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन होगा और एक नैरो इंटरप्रिटेशन होगा। ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी आएगा, फाइनेंशियल लॉ भी आएगा, पार्लियामेंट कोई ऑर्डिनरी लॉ पास करा, सारे लॉ आएंगे। अगर हम इसको नैरो इंटरप्रेट करें, ये ब्रॉडर है, अगर हम नैरो इंटरप्रेट करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आएगा। हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो नैरो इंटरप्रिटेशन में लॉ का मतलब क्या होगा? लॉ मतलब ऑर्डिनरी लॉ। पर आर्टिकल 13 ये क्लियर नहीं कर रहा है कि यहां पर लॉ को ब्रॉडर सेंस में देखा गया है, नैरोवर सेंस में देखा गया, ये क्लियर नहीं कर रहा है। अब जब जुडिशरी उस बैकग्राउंड से इफेक्टेड है, और जुडिशरी को कोई तो लॉजिक लेना ही पड़ेगा, भाई क्यों फंडामेंटल राइट आप अमेंड नहीं कर सकते। तो जुडिशरी ने क्या किया? जुडिशरी ने व्यू लिया यहां पर प्रोफेसर आइवोर जेनिंग का। आइवोर जेनिंग ये सब आइवोर जेनिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। आइवोर जेनिंग का आपने, केसी वियारे का आपने नाम सुना होगा, रॉबसन का नाम सुना होगा, एवी डाइसी का नाम सुना होगा, कुछ बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं। तो उसमें आइवोर जेनिंग एक है, ग्रैनविले ऑस्टिन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखते हैं। तो आइवोर जेनिंग ने जो व्यू लॉ का लिया, ब्रॉडर व्यू ऑफ लॉ, वो कोर्ट ने इसको पिक कर लिया। मतलब यहाँ पे लॉ का मतलब क्या है? तो पार्लियामेंट ऑर्डिनरी तरीके से लॉ बनाता है, सिंपल मेजोरिटी से जो पास होता है वो भी, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो भी लॉ है। कोर्ट ने कहा कि यहां पर लॉ का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑल्सो। तो कोर्ट ने क्या किया? यहां कोर्ट ने आर्गुमेंट क्या दिया? इसने आर्टिकल 13(2) का कहते हैं नैरो इंटरप्रिटेशन, इट डिड द नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 13(2) एंड ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। लॉ वर्ड लॉ का ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन और आर्टिकल 13(2) का नैरो इंटरप्रिटेशन किया। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने गोलकनाथ के केस में क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 का ये ट्रांसीडेंटल पोजीशन है, इसको आर्टिकल 368 से भी आप अमेंड नहीं कर सकते, तो कि जो आर्टिकल 13(2) में वर्ड लॉ है इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है।
और कोर्ट उस सिनारियो से इफेक्टेड है, प्रभावित है, जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, इलेक्शन रिगिंग हो रही है, पार्लियामेंट मेजॉरिटी में है और पार्लियामेंट अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकता है। हिदायतुल्ला जो जज हैं, केशवानंद भारती केस में भी जज हैं हिदायतुल्ला, उन्होंने कहा भी कि हम मेजॉरिटी के हाथ में पॉपुलेशन का राइट्स नहीं दे सकते। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द मेजॉरिटी। तो जो चुन के आ रहा है पार्लियामेंट में, जो बैठ रहा है, मेजॉरिटी में है, तो उसके मर्जी से फंडामेंटल राइट रहेगा, हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो सिनारियो वहां ऐसा बना हुआ है। तो कोर्ट ने अपना, पहले कोर्ट ने क्या कहा कि भाई कुछ भी अमेंड कर ले पार्लियामेंट, फिर कोर्ट ने कहा नहीं, आप फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं कर सकते। और नेचुरल था कि कोर्ट कह रहा है तो पार्लियामेंट उस पर रिएक्ट करेगा, और बहुत नेचुरली पार्लियामेंट का रिएक्शन आया। रिएक्शन कैसे आया? तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है? तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके और उस जजमेंट के अगेंस्ट अपना व्यू दे देता है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया। कौन सा अमेंडमेंट किया? तो बहुत ही पॉपुलर अमेंडमेंट है ये, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने किया। ऐसे तो इस अमेंडमेंट में 368 में भी कुछ चेंजेस लाया गया, लेकिन मेजर चेंज वाज ब्रॉट इन आर्टिकल 13, और आर्टिकल 13 में क्लॉज ऐड किया गया, इंसर्टेड आर्टिकल 13(4), ये क्लॉज ऐड किया गया, पार्लियामेंट ने क्लॉज ऐड कर दिया। क्या लिखा इसमें? 13(4) में क्या लिखा? पार्लियामेंट ने ऐड किया 13(4) को। आर्टिकल 13(2) था पहले से, अब वो 13(4) भी ला रहे हैं। 13(3) भी था, 13(4) लेकर आए। तो उसमें लिखा गया, इस आर्टिकल में लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर दिस आर्टिकल 368। कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट, इसका मीनिंग क्या है? नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में जो कुछ लिखा है, शैल नॉट अप्लाई टू अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 13(2) में जो लिखा हुआ है, 13(2) में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अप्लाई नहीं होता। ये ऑर्डिनरी लॉ में एप्लीकेबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में नहीं। ये बात पार्लियामेंट ने अमेंड करके क्लियर किया। तो इससे क्या बात निकल करके आई? तो इसमें ये निकल करके आया, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। The word law in Article 13(2) does not extend to include CAA of Constitutional Amendment Act of Article 368। मतलब लॉ वर्ड का मीनिंग आर्टिकल 13(2) में जो लॉ वर्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, उस तक एक्सटेंड नहीं करता, उसका प्रभाव वहां तक नहीं, बस केवल ऑर्डिनरी लॉ तक उसका इफेक्ट है। ठीक है। और साथ में उन्होंने एक मैसेज दिया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 368 में वो प्रोसेस मेंशन है। बट द पॉइंट, तो इसका मतलब ये हुआ, इससे और एक चीज और क्या ड्राइव कर सकते हैं कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। हाउ? कैसे पार्लियामेंट अमेंड करेगा? तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 368 के प्रोसेस से फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं कर सकता। मतलब इसमें एक और मीनिंग निकल करके आता है, इससे एक और बात निकल करके आई, दैट पार्लियामेंट can't amend fundamental right
बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 3 तरह के लेजिस्लेशन जनरली पार्लियामेंट करती है। पहला ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, दूसरा फाइनेंशियल लेजिस्लेशन और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तीनों क्या है, उनके प्रोसेसेस क्या है, हम लेटर कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 13(2) कह रहा है कि पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। आर्टिकल 13(4) ने क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 13 में आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट की बात नहीं कही गई। इसका मतलब है पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के प्रोसेस को फॉलो करके फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट कर सकता है, और पार्लियामेंट ने किया। पार्लियामेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके 1978 राइट टू प्रॉपर्टी को छीन लिया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल लिया और उसको अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया। 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले फंडामेंटल राइट था। यह व्यू दिया किसने? पार्लियामेंट ने। तो ये पार्लियामेंट का कोर्ट का ऑर्डर, पार्लियामेंट का कोर्ट का वर्डिक्ट, पार्लियामेंट का रिएक्शन, ये एक तरह का रिएक्शन है कोर्ट के ऑर्डर पर। अब इस रिएक्शन पे ऐसा नहीं कि बात यही खत्म हो गई, इस रिएक्शन पे फिर से जुडिशरी का एक जजमेंट आया, और ये जजमेंट हिस्टोरिकल जजमेंट इसको कहते हैं। इसको कहते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये हिस्टोरिकल जजमेंट है, इसके लिए वर्ड यूज होता है लैंडमार्क जजमेंट, हिस्टोरिकल जजमेंट। 13 जज बेंचेस, अभी तक का सबसे बड़ा जज बेंच, 13 जज बैठे इसमें, और जजमेंट आया 7:6 से, इस मेजॉरिटी से जजमेंट आया। केशवानंद भारती बार बार आप सुनते होंगे, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। केशवानंद भारती एक मठाधीश थे जिनके मठ की जमीन केरल सरकार ने कानून बनाकर उनसे छीन ली थी। 1969 में नेशनलाइजेशन भी हुआ था बैंक्स का, इंडस्ट्रीज का, माइंस वगैरह को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। और तब केशवानंद भारती, हालांकि वो केस हार गए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि उनका जो मठ है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है, रिलीजियस लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, उससे उनका राइट नहीं छीना जाए। तो कोर्ट में जब ये मामला आया तो कोर्ट को गोलकनाथ के कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट को देखना था। तो कोर्ट ने गोलकनाथ केस का जजमेंट उठाया और कोर्ट ने कहा कि ये जो जजमेंट गोलकनाथ में दिया गया कि पार्लियामेंट के नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, ये गलत है। इसने कोर्ट ने फर्स्ट, इस केशवानंद भारती का वर्डिक्ट का पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट बात क्या थी? टर्न डाउन दी गोलकनाथ जजमेंट बाय 7:6 मेजॉरिटी। अगर यहाँ पे 9 जज बेंच बैठे होते तो क्या गोलकनाथ के जजमेंट को टर्न डाउन किया जा सकता था? नहीं। गोलकनाथ में ऑलरेडी 11 जजेस का बेंच था, 11 जजेस का बेंच था, 6:5। और केशवानंद भारती में 13 जजेस का बेंच, बड़ा जज बेंच बैठा था। तो उसने कहा कि भाई गोलकनाथ का जजमेंट एक्सेप्टेबल नहीं। सेकंड, उसने कहा कि आर्टिकल 13(4) ये जो इंसर्ट किया पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट से, अभी मैंने आपको बताया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट आर्टिकल 13(4), कोर्ट ने कहा ठीक है, इट्स ओके,
हम एक्सेप्ट करते हैं, अपहोल्ड करते हैं इसको। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट इज कंपिटेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट अमेंड करने का। गोलकनाथ ने कहा नहीं है, अब कह रहा हाँ है। फंडामेंटल राइट अमेंड करने का पावर है, लेकिन अगर पार्लियामेंट कहता है कि वो कुछ भी अमेंड कर सकता है, कोई भी पार्ट अमेंड कर सकता है, तो वो गलत है। और तब कोर्ट ने, इतने मेजॉरिटी से कोर्ट ने जजमेंट दिया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ बेसिक बात है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। क्या पार्लियामेंट किसी राजा को इंडिया का रूलर बना करके डेमोक्रेसी को खत्म कर सकता है? नहीं। तो डेमोक्रेसी इंडिया का एसेंस है, डाइवर्सिटी एसेंस है, तो सेकुलरिज्म यहां का एसेंस है, फेडरल सिस्टम यहां का एसेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कोर्ट ने कुछ लिस्ट किया कि ये चीजें बेसिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बेसिक फीचर है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, दे आर एम्पावर्ड टू अमेंड एनी पार्ट एक्सेप्ट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रॉम केशवानंद भारती जजमेंट देयर केम व्हाट? बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर। क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर? That Parliament is competent to amend any part of the Constitution, including fundamental right, except basic features of the Constitution. बेसिक फीचर को छोड़कर बाकी कोई भी पार्ट का अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकता है। वो बेसिक फीचर क्या है? कुछ तो कोर्ट ने लिस्ट कर दिया और कोर्ट ने कहा कि कुछ चीजें तो हमने बता दिया, समय समय पर हम बताएंगे आपको। फिर देखिए केशवानंद भारती का जजमेंट, उसके बाद मेनका केस में फिर से नए तरीके से उसको डिफाइन किया। मिनर्वा मिल 1980 बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बेसिक फीचर की बात कही। मैं मिनर्वा मिल का रेफरेंस दूंगा इस लेक्चर में। और फिर हम जाते हैं एसआर बोमई का केस तक। एसआर बोमई में फिर से बेसिक फीचर की बात हो रही है। कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में भी बेसिक फीचर को एक एलिमेंट बनाकर डिस्कशन किया जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि कुछ बेसिक फीचर हैं, ये हैं, डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, और कुछ लिस्ट दे दिया और कहा कि बाकी समय समय पर हम बताएंगे क्या बेसिक फीचर है। मतलब कोर्ट ने अपने पास रखा ये पावर कि क्या अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो हिस्टोरिक जजमेंट केशवानंद भारती। अब पार्लियामेंट ने फिर रिएक्ट किया। ये इमरजेंसी का पीरियड है 1976। कौन सा पीरियड है ये? इमरजेंसी चल रहा है। और मैंने आपको बताया कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कहा जाता है इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी, जो चाहती थी कर सकती थी, और उन्होंने ऐसा किया। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चेंजेस लाए, बहुत से अच्छे चेंजेस भी हैं, नो डाउट, पर कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो किए गए, उसका इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में होते हुए भी, प्रोविजंस होते हुए उसका इफेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं। जैसे ये दोनों यहां पर हमारे रेफरेंस के लिए, फंडामेंटल राइट के रेफरेंस के लिए अमेंडमेंट क्या था? ऐसा तो मिनी को बहुत अमेंडमेंट था, पर हमारे रेफरेंस के लिए क्या है, हमें क्या पढ़ना है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 3684 एंड 5। दो आर्टिकल इसने इंसर्ट किया, मतलब 368 में दो पार्ट इंसर्ट किया, दो क्लॉजेज लाए। कौन कौन सा? 3684 एंड 3685।
5 में क्या था, 5 में था 3685 में था पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कोई भी पार्लियामेंट ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसका अमेंडमेंट पार्लियामेंट नहीं कर सकता। तो नो लिमिट्स इसका मतलब है नो लिमिट्स ऑन अमेंडिंग पावर। पहली बात ये 3685 में है। और 4 में है कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन एनी ग्राउंड। ये थोड़ा मिस्टेकन 5 लिखा गया था, ये 4 है। 368 क्लॉज 4। मतलब कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया तो पार्लियामेंट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, तो इन्होंने लिमिट्स अपॉन जुडिशियल रिव्यू। that judicial review is not applicable to constitutional amendment। ये 3685 था, 3685, ये 3684। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। लेकिन कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया था कि जुडिशियल रिव्यू तो एक बेसिक फीचर्स है जुडिशियल रिव्यू। अगर जुडिशरी रिव्यू नहीं करेगी तो पार्लियामेंट अपनी मनमानी करेगा, तो चेक्स बैलेंसेस कैसे होंगे। तो पार्लियामेंट ने अमेंड किया, लेकिन इस अमेंडमेंट के इस पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मिनर्वा मिल के केस में इसको नलीफाई कर दिया। तो कोर्ट ने इस केस में कहा, मिनर्वा मिल में 1980 में केस आया, बहुत पॉपुलर केस है, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। आर्टिकल 3684 क्लॉज 4 and 5 आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड रीइटरेटेड केस 1 ऑन जजमेंट। फिर से उसने कहा कि बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर्स है, आप कुछ भी अमेंड करें पॉसिबल नहीं है। और जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है, आप इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। डिस्पाइट दिस मीन्स अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का आप पढ़ेंगे तो ये दोनों आर्टिकल मिलेंगे, ये दोनों आर्टिकल हैं यहां पर, बट दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने इनको कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक नहीं। तो आज बेसिकली आप अगर हम यहां से फिर से इसको रिकैप करें, यहां से, तो पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है, 368 देता है, लेकिन कोर्ट ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस तक ये कहा कि कुछ भी अमेंड कर सकती है। कोर्ट ने इस बात को रेस्ट्रिक्ट किया गोलकनाथ में कि फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं कर सकता, लेकिन पार्लियामेंट ने कहा कि हम अमेंड कर सकते हैं और हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 13(2) में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट को तो एक्सेप्ट कर लिया, 24th अमेंडमेंट को मान लिया कि ठीक है, लेकिन आप कुछ भी अमेंड करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बेसिक फीचर कहा कोर्ट ने। जो अमेंडेबल नहीं है, बेसिक फीचर अमेंडेबल नहीं है। और बेसिक फीचर क्या है, कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर बताएंगे।
पार्लियामेंट ने इसके अगेंस्ट एक अमेंडमेंट किया और कहा हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं और कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता। कोर्ट ने फिर से अपनी बात दोहराई मिनर्वा मिल में और कहा कि बेसिक फीचर है और जुडिशरी के पास रिव्यू पावर है। फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि हमारा मिनर्वा मिल जजमेंट या 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। जैसे कोर्ट ने आर्टिकल 32 को भी बेसिक फीचर कहा। आर्टिकल 32 हमने पढ़ा पहले कि आर्टिकल 32 इज द कंसर्न विद द सेफगार्ड्स अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसको रेमेडी कहते हैं, रेमेडी ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, कोर्ट ने कहा ये बेसिक फीचर है, तो इसका रेमिफिकेशन है। अब क्रक्स क्या है, अब इसका क्रक्स क्या निकलता है? क्रक्स ये निकलता है, डेफिनेटली ये तो श्योर है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट, बट दिस अमेंडमेंट कैन बी रिव्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट का गेट है ये। तो सुप्रीम कोर्ट का एक गेट मैंने इसलिए बनाया, ये ऐसा लिया है, पिक किया इस पिक्चर को, तो ये बैरियर है भाई, ये सलाखें हैं, उधर बंद है चीजें, कोर्ट के पास, कोर्ट के कब्जे में। मतलब ये कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है लेकिन जुडिशरी हैज पावर टू रिव्यू, और वो फंडामेंटल राइट कोर्ट द्वारा बेसिक फीचर नहीं कहा गया हो, जैसा कि आर्टिकल 32 के बारे में कहा गया। तो फाइनल जजमेंट क्या है, फाइनल स्टेटस क्या है? कोर्ट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट। The fundamental right should not be reiterated as basic feature. If it is reiterated as basic feature, court is not empowered to amend it. Clear? This is about amendability of fundamental right. अब आप देखेंगे जो हमने डिस्कशन किया है, इसी डिस्कशन में एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, डायरेक्टली तो क्वेश्चन वो नहीं है लेकिन वो रिलेटेड क्वेश्चन है। पढ़िए क्या है। Parliament's power to amend the constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power. अमेंड करने का पावर लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। इसको इनलार्ज करके आप एब्सोल्यूट नहीं बना सकते। किसने किया? पार्लियामेंट ने। कब? 42nd अमेंडमेंट से हम कुछ भी अमेंड करेंगे। In the light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power. तो क्या बेसिक फीचर को भी खत्म कर सकता है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके आर्टिकल 368 से? तो आपको आंसर में लिखना नहीं। और क्यों नहीं, उसकी आर्गुमेंट्स देने। सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है कि there is a limited but separation of power existing. Separation of power मतलब पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, तीनों के बीच में पावर बटा हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एंड देयर इज प्रोसेस ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। जुडिशरी हैज बीन गिवन प्राइम पोजीशन टू इंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस। Parliament may be in majority, but Parliament after coming to majority can go against citizens' right, some basic rights, human rights, fundamental rights. It will depend upon the majority leader of the majority party, his vision, perception. We have the past horrors of emergency, curtailing of rights, misuses. Therefore, absolute power to amend the constitution should never be there with the parliament. There should be some checks by judiciary. And then we have the sequence of judgments. Earlier Supreme Court accepted Sajjan Singh, Sankari Prasad.
Then Golaknath, it striked a new note that FR is not amendable. Parliament tried to amend. Then Keswanand Bharati, basic feature. Then 42nd Amendment tried to give this extension, absolute extension. Then again Minerva Mill, Supreme Court reiterated, and further in later cases also Supreme Court talks about basic feature. So basic feature doctrine is related to the essence of life in the country, India's way of living. India is an entity, not just political, social economic entity, cultural entity, heritage based entity. And basic feature enshrines those entity of the identity of India. So absolute power should never be there, it is always dangerous. Lord Acton commented, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Therefore there must be some basic structure. Then only constitutionalism can thrive. So constitutionalism as a philosophy also talks about limiting the power of the government through constitutional means, some written constitution, or through judicial process. Hence, the parliament's power to amend anything is not justified. जो मैंने अभी बातें कही अक्षरशः वर्बेटिम आप आंसर में उसको लिख सकते हैं. Got the point? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया. और जब आप ये टॉपिक जान जाते हैं, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप समझ लेते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट जहां पर जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे रिलेटेड आंसर्स आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे. कोई ऐसा एस्पेक्ट आपको ऐसा लगता है कि जिसमें अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा. और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा लिखने के लिए, जिसका इवैल्यूएशन करके बताऊंगा कि आप कितना सही समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आपने समझा है. पहले मैं एक और एस्पेक्ट कवर कर लूं जिसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच इंटर रिलेशनशिप है, उसको मैं समझा दूं. उसमें कोर्ट्स के जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उसको पहले मैं समझा दूंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.